हेलो स्टूडेंट्स, सीडीएस का गेट की हमने कल आपके साथ में शेयर की थी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल। तो एनडीए सीडीएस के जितने भी बच्चे जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा और इसीलिए आज हम लेकर आए हैं। और थोड़ी बहुत जो आपको कंफ्यूजन है अपने आंसरिंग में, तो आज हम डिस्कस करेंगे सीडीएस की जो जीके की है, उसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी का ये जो पोर्शन है वो इसमें हमारे पास 20 क्वेश्चंस आए हैं ऑलमोस्ट, जो कि पैटर्न आता रहा है 10 फिजिक्स के और 20 क्वेश्चंस केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस करेंगे बहुत ध्यान से। लेकिन उसको डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी एसएसबी की जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 18 अप्रैल से। तो जिन बच्चों को श्योर है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं और उनका रिटर्न में क्लियर हो जाएगा, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं 18 अप्रैल से। तो जो भी हमारे फ़ोन नंबर्स हैं उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं एक एक क्वेश्चंस पर और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है वो है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस यूज्ड इन द कंप्लीट कंबक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज। तो हमने मोल कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, ठीक है, और वहाँ पर हमने स्टडी किया था कि जो हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं उससे भी हमें मोल्स पता चलते हैं। अब यहाँ पर जो रिएक्शन है वो क्या है कि ग्लूकोज का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ में, ग्लूकोज रिएक्शन कर रही है ऑक्सीजन के साथ में। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन कैसे होगी, C6H12O6 प्लस O2 विल गिव CO2 प्लस H2O। ये ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है और इसमें हमें यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में भी और एटीपी के फॉर्म में भी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था, ये रिएक्शन बार बार मैंने आपको कराई थी। इस रिएक्शन को जब हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के लिए 6O2 प्लस 6CO2 और 6H2O, ऐसे हम इसको बैलेंस करते हैं। जब भी रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो उससे हमें मोल्स भी पता चलता है कि किस केमिकल रिएक्शन में कितने मोल किसके साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है किसके, ऑक्सीजन के 6 मोल्स के साथ में। ठीक है, और 6 मोल्स क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और 6 मोल्स ही आपके बन रहे हैं वाटर के। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर आपका आंसर हो गया कि कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से। तो ये होता है 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो आंसर आपका बना 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब ये देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से। मैंने कहा था आता है क्वेश्चन। देखो सीडीएस में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही लिमिटेड टॉपिक से क्वेश्चंस आपको आते रहे हैं और वही हमने प्रिडिक्ट किया था कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। तो हमें सारे क्वेश्चंस सीडीएस में मिल गए हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल। देखो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमें पहले पहचाननी है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द टेस्ट ऑफ बटर चेंजेस इफ लेफ्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। मैंने आपको बताया था कि यदि हम बटर को बाहर खुला छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे वाइट बटर जो है वो येलोइश हो जाता है। वो जो येलोइश होती है वो एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है जिसको हमने रेंसिडिटी कहा था। ठीक है, और रेंसिडिटी क्या था, जो फैट है उसके ऑक्सीडेशन के लिए टेक्निकल वर्ड हम जो यूज करते हैं वो है रेंसिडिटी। तो जब ऑक्सीडेशन का बताया था आपको तो एंटीऑक्सीडेंट्स भी बताए थे इसी कंसर्न में। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट जो हो गया वो हमारा क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया हमारा, क्लियर हुआ। चलिए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, a white substance is formed when an aqueous solution of barium chloride। तो देखो aqueous solution है किसका, बेरियम क्लोराइड का, is mixed यानी दोनों में रिएक्शन हो रही है with sodium sulfate solution Na2SO4। और इस ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होगा, यहां से मैं इसको रब कर देती हूँ, इस रिएक्शन में क्या होगा, देखो आप यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, सबको याद आ रहा होगा। तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और NaCl बनेगा। इस तरह से इस रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया। तो याद आ रहा होगा आपको, व्हाइट PPT
व्हाइट पीपीटी आपको मिलेगा किसका, बेरियम सल्फेट का। ठीक है, तो ये क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीडी है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट इट्स स्टेटमेंट, अ रेडिश ब्राउन पाउडर गेट्स कोटेड ऑन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन। तो आयरन का भी रस्टिंग होता है उस पर, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर जो रस्टेड आयरन होता है उसका कलर हो जाता है। ठीक है, एंड वाइन गेट्स सॉर व्हेन विथ टाइम, यानी लंबे समय तक यदि वाइन है तो वो धीरे धीरे यदि खुली रह जाएगी तो खट्टी हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि वाइन क्या है बच्चों, एल्कोहल है, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक तरह का ऑक्सीडेशन। क्लियर है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बनता है, जो ऑक्सीडेशन नहीं है वो है बी ऑप्शन, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कितनी ही बार ये आ चुका है। देखो मैंने आपको कहा था एसिड बेस में से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये एसिड बेस में से आपको क्वेश्चन मिल रहा है, मिथेनोइक एसिड इज नॉर्मली फाउंड इन। अब देखो मसल्स में लैक्टिक एसिड होता है, हमने डिस्कस किया था, यूरिन में क्या होता है, यूरिक एसिड होता है ना, और ह्यूमन ब्रेन, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया हमारा, है ना। और एंट स्टिंग, तो एंट स्टिंग में मैंने आपको बताया था फॉर्मिक एसिड, और बार बार आपको मैंने बोला था, किसी बच्चे ने क्लास में ये बोला था कि मैम ऑप्शन तो दे रखा है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड होता है, तो वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बेटा फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड सेम होते हैं। ठीक है, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है और उसका IUPAC जो क्या होगा, मिथेनोइक एसिड होगा। तो वहीं से आपको ये क्वेश्चन दे दिया, आंसर बहुत ही सिंपल है, एंट स्टिंग। 10 बार हमने क्लास में डिस्कस किया होगा। चलो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HE इन 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। हमने नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने थे, स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, जहां पर स्मॉल m क्या था, मास गिवन इन ग्राम, तो मैंने कहा था जहां पर भी g आ जाए वो आपका स्मॉल m बन जाएगा, और कैपिटल M हमें निकालना है अकॉर्डिंगली एलिमेंट के हिसाब से। अब हम जानते हैं कि He को हम He से रिप्रेजेंट करते हैं, हीलियम को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 104 डिवाइडेड बाय 4, और ये आंसर हो जाएगा आपका 26। तो जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, आंसर होगा 26। बिल्कुल क्लियर है। देखो मोल से आ गया एक क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है, सिंपल आपको आइडेंटिफाई करना था, फॉर्मूले में रखना था, आपका आंसर मिल रहा था। ठीक है, हीलियम को हम He से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम सिर्फ हीलियम का एटॉमिक मास लेंगे। मैंने बताया था यदि एलिमेंट मोनो एटॉमिक है तो एटॉमिक मास लेंगे, डाई एटॉमिक है तो क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। While burning hydrocarbon fuels, तो सिंपल है, जितने भी फ्यूल्स हैं वो हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। If we see a yellow flame with a lots of black smoke, it means that the fuel is made up of saturated hydrocarbon, made up of unsaturated hydrocarbon, burning completely wet। अब देखो यहाँ पर बहुत सिंपल ही आपको करना था। जब मैंने ऑक्सीडेशन भी पढ़ाया था और फ्यूल भी पढ़ाया था, तो मैंने ये बताया था कि ज्यादातर फ्यूल क्या हैं, जैसे एल्केन कैटेगरी के हैं, सेचुरेटेड होते हैं। एल्केन क्या है, एल्केन ANE आ गया, यानी सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, और वो क्या है, सेचुरेटेड है। ठीक है, जब भी मीथेन बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस यहाँ पर एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, ये आपको समझाया था। अब यहाँ पर आप देखो, इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं, 2 ऐसे कर लेंगे और 2 यहाँ पर कर लेंगे, ये पूरी रिएक्शन बैलेंस होगी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ना तो CO2 पॉल्यूटेंट है ना ही H2O पॉल्यूटेंट है, यानी कंप्लीट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली बर्न होते हैं तो कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। और ये येलो फ्लेम क्या है, ये इस बात का इंडिकेशन कि जो फ्यूल है उसमें प्रेजेंट है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आपका आंसर बनेगा बी, बर्निंग कंप्लीटली। यदि कंप्लीटली बर्न हो रहा है तो कोई फ्यूल नहीं होगा, है ना, फ्लेम क्या रहेगी, ब्लू रहेगी। और वेट यानी ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या हुआ हमारा, मेड अप ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो अब ये वाला क्वेश्चन भी देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, ये हमने किया था। मैंने आपको बताया था, देखो क्लोरोमीथेन और क्लोरोप्रोपेन इन सब का एग्जाम्पल्स आपको बताए थे, और कहा था कि देखो कोवेलेंट बॉन्ड में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से क्वेश्चन आपको आता है कि कितने काउंट करने होते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन रिपीट किया उन्होंने, द नंबर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स इन साइक्लोहेक्सेन।
साइक्लोहेक्सेन है, तो पहला तो आपको समझना है कि ANE है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। यानी सिंगल बॉन्ड जब भी होते हैं वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। क्लियर है, तो ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, लेकिन आप समझ लोगे इसको, ठीक है। अब साइक्लोहेक्सेन है, हेक्सेन है यानी कि 6 कार्बन है, और साइक्लो है इसका मतलब है कि वो साइक्लिक मैनर में है। मैंने करवाए थे ना आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना, और वहां पर मैंने आपको ओपन चेन और क्लोज चेन करवाए थे, तो वहां साइक्लोहेक्सेन का एग्जाम्पल दिया था, है ना। और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला हम ऐसे बनाएंगे, क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता है, वैलेंसी है, वो है 4, तो एक 2 वैलेंसी तो करस्पॉन्डिंग कार्बन से सैचुरेटेड हो रही है, लेकिन 2 वैलेंसी सैचुरेट होंगी ईच एंड एवरी कार्बन की, किससे, हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। और अब ऐसा आप फॉर्मूला बना करके बिना किसी डाउट के नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड क्या कर सकते थे, यहाँ पर काउंट कर सकते थे। तो टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 18, और क्योंकि इसमें ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए अनसैचुरेटेड जो बॉन्ड्स हैं वो आएंगे 0। क्लियर है, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही रहा, ठीक है। आई होप सारे बच्चों ने बिल्कुल सही किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following statement is true when non-metal are dissolved in water? हमने तो इतना सारा किया था, देखो ये जो पेपर आया ना वो शुरू से आया, मतलब बहुत बेसिक पेपर आया, हमने तो बहुत पढ़ाई की थी, ठीक है। उस हिसाब से ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या बताया था मैंने जब पीरियोडिक टेबल पे डिस्कस की थी कि जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। कार्बोनिक एसिड का एग्जांपल भी दिया था कि नॉन मेटल लाइक C+O2 रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, CO2। ये एसिडिक ऑक्साइड है, कैसे है एसिडिक ऑक्साइड, CO2 वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। दिया था ना ये एग्जाम्पल, है ना। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, नॉन मेटल। तो बिल्कुल क्लियर आंसर है और बहुत ही बेसिक आंसर है, क्लास में 10 बार डिस्कस हो चुका है। एसिड बेस में भी बताया था, मेटल नॉन मेटल में भी बताया था, और किस में बताया था, जब पीरियोडिक टेबल डिस्कस की थी, 3 बार ये पॉइंट आपके साथ में डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो नो डाउट आपने कोई मिस्टेक नहीं की होगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बायोलॉजी सेक्शन से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग करा था तो यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म यानी GMO के बारे में डिस्कस किया था, मैंने वेक्टर वगैरह आपको सब बताए थे। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम जो प्राकृतिक जीन का जेनेटिक मेकअप है उसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, और इसमें हमने DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि कट एंड पेस्ट मेथड को हम अप्लाई करते हैं। यानी कि जो वाइल्ड जीनोम है उसमें से कुछ जीन की जगह हम कुछ नए जीन क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने प्लांट और एनिमल दोनों में बताया था। स्टेटमेंट पढ़ेंगे 1 by 1 और समझने की कोशिश करेंगे। In this technique, a gene from one organism is isolated, ठीक है, and transferred to the cell of another organism. तो कट एंड पेस्ट मेथड है, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दिस टेक्निक हैज एप्लीकेशंस ओनली इन प्लांट। तो भाई ये सेंटेंस जो हो गया वो हो गया गलत। कैसे हो गया गलत, क्योंकि मैंने बताया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, हम इनको एक कॉमन टर्म होते हैं, और ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट भी होता है और एनिमल भी होता है, ठीक है। तो यदि आपको नहीं भी पता था तो भी आप इस आंसर को क्या कर सकते थे, ट्रेस आउट कर सकते थे। चलिए थर्ड जो है, जीन्स फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस में स्प्रेड फ्रॉम क्रॉप प्लांट्स टू वाइल्ड प्लांट। तो देखो बेटा, यदि मान लीजिए हमने कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया तो वो प्लांट किसी वाइल्ड प्लांट के साथ में क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता है, यानी उनके क्या बन सकते हैं, हाइब्रिड्स बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझनी है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड और वाइल्ड दोनों ही वैरायटी में क्या हो सकता है, क्रॉस ब्रीडिंग हो सकती है, और इससे क्या बन सकते हैं, हाइब्रिड बन सकते हैं। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड के जीन्स हैं वो वाइल्ड में भी क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो स्टेटमेंट है वो देखो, to produce a transgenic animal, the novel genes are inserted at a very early stage of development। तो बिल्कुल सही बात है।
अब हमारी फुल फ्लेज बॉडी जब डेवलप हो जाएगी तो क्या कोई जीन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, वो तो एम्ब्रियोनिक लेवल पर ही हो सकता है, वो जाइगोट के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो हम जाइगोट में ही क्या कर सकते हैं, नए जीन्स को क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस भी क्या है, ये भी बहुत सही है। तो जो सेंटेंस सही नहीं है, जो स्टेटमेंट सही नहीं है, वो ये है कि दिस टेक्निक हैज एप्लीकेशन ओनली इन प्लांट्स। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्लांट भी होते हैं और एनिमल भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज ड्यू टू एन एक्सीडेंट the delicate lining of mouth and esophagus of a person is injured. In this case, which one of the following tissue will be affected? तो देखो, आपको सिर्फ पता करना है कि माउथ और ईसोफेगस में, बाकी सारी चीजें छोड़ दो आप, समझ में आ गया आपको कि माउथ और ईसोफेगस में कौन सा टिश्यू होता है। तो आपको मैंने खुद बताया था एग्जाम्पल कि देखो बेटा, स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है हमारी जो बकल कैविटी होती है उसके अंदरूनी सरफेस पर भी और बाहर भी। हमारी जो स्किन है वो भी स्क्वामस एपिथेलियम है। तो मैंने बताया था बाहर भी स्क्वामस और अंदर भी स्क्वामस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा स्क्वामस एपिथेलियम। स्मूथ मसल्स होती हैं इंटरनल ऑर्गन में, क्यूबाइडल मसल्स टेस्टिस में होती हैं और स्ट्रैटेड मसल्स हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, ठीक है, बोन से लगी हुई। तो स्क्वामस एपिथेलियम, इनमें से ये तो मसल्स हैं तो आप सीधे ही इसको रूल आउट कर दोगे। बचा क्यूबाइडल और स्क्वामस, तो राइट आंसर क्या बनेगा, क्यूबाइडल स्क्वामस, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं, Which of the following statement is correct about the cell membrane? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन से क्वेश्चन आया है, हमने डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। इसमें मैंने आपको डिफरेंसेस भी करवाए थे, ठीक है। तो डिफरेंसेस में हमने किया था कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस लिपिड, करवाया था या नहीं करवाया था? बोला था प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, बाई लेयर होती है, पूरा डायग्राम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल करवाया था आपको, है ना। और प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। गॉट इट? अच्छा, सेकंड क्या है? इट इज अ परमेबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंस, ये भी सेल वॉल के लिए ट्रू है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल और एट टाइम इट बिहेव लाइक अ सिलेक्टिव परमेबल, सबको नहीं आने देती है, सिलेक्टिव परमेबल होती है, ठीक है। तो ये तो सभी के लिए परमेबल है, तो ऐसा नहीं होता, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अच्छा, सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज अ फ्लेक्सिबल एंड इनेबल द सेल टू इनगल्फ मेनी मटेरियल। तो देखो WBC कुछ याद आ रहा है? WBC और अमीबा, इनमें मैंने आपको फेगोसाइटोसिस बताया था, फेगोसाइटोसिस। और WBC और अमीबा दोनों ही क्या है? एनिमल सेल हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती है। तो वहाँ पर सिर्फ क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और इनगल्फ करने का काम कौन करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रेस्पेक्ट से सही है, लेकिन हमें क्या निकालना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। तो ये वाला हमारा आंसर क्या हो गया बेटा? सही हो गया। जो डी ऑप्शन दिया है, इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी बेटा गलत है, क्योंकि भाई रेस्पिरेशन का प्रोसेस ही यही है। सेलुलर ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन अंदर आती है ना सेल में, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? बाहर जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन ही करती है ये काम, ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारा जो बनेगा वो बनेगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, हम ऑलरेडी आपको कह चुके हैं कि जो पेपर प्रिडिक्ट किया गया था वो पेपर उसी ढंग से चल रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं सभी बच्चों के, जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है। मैंने क्या कहा? सक्सेस होना ना होना दूसरी बात है, आप अपना 100% एफर्ट्स करो, और जिन बच्चों ने अपना 100% एफर्ट्स दिया होगा उनको वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनमें रिटर्न में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो जिन बच्चों का रिटर्न में परफॉर्मेंस अच्छा गया है वो जल्दी से जल्दी एकेडमी आ जाएं और SSB के लिए, अपने बैच के लिए एनरोलमेंट करा लें, ठीक है। आप दिए गए नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको बैचेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। 18 अप्रैल से हमारा बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। प्लांट प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ, भाई ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है कि 4th 5th का बच्चा भी दे देगा। अब पता नहीं इतना सिंपल क्वेश्चन CDS में क्यों दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, पेपर का पैटर्न है तो हम तो एक्सेप्ट करेंगे, हम खुश हैं, हमें अपना आंसर मिल गया। आंसर क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो बाकी सब रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर ऑक्सीडेशन, डिग्रेडेशन क्या होता है? किसी चीज का टूटना, और मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स में,
ठीक है, अब आते हैं, ये क्वेश्चन भी देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, लगातार आते रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में। द डिजीज रिकेट्स डेवलप्ड इन चिल्ड्रन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन ए से हमारा नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और विटामिन बी से होता है बेरी बेरी। रिकेट्स किससे होता है? ये है विटामिन डी। ठीक है, तो बहुत ही लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन था आपका। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list। तो लिस्ट दी हुई है। तो अच्छा बच्चों, मैंने आपको कहा था देखो सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। हार्ट का मैंने आपको ऐसे 4 चैम्बर्ड बताया था। ऑरिकल्स में जो है वो क्या होता है, ब्लड आता है, ऐसे मैंने आपको बताया था कि ऑरिकल में ब्लड आता है और वेंट्रिकल से ब्लड जाता है। तो वेंट्रिकल से एक तो ब्लड जाता है कहाँ पर, लंग्स के लिए, है ना, और एक वेंट्रिकल से ब्लड जाता है कहाँ पर, बॉडी के लिए। तो इसको मैं यहीं बना देती हूँ ऐसे। ठीक है, तो देखो यहां पर आएगा किससे, बॉडी के लिए। ठीक है, समझ गए आप? तो यहां पर देखो लंग से आएगा वापस से कहां पर, लेफ्ट ऑरिकल में, है ना, 2 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। तो बेसिकली मैंने आपको डायग्राम बताया था कि 2 जो हैं बड़ी वेसल्स, नेम जिनको हम करेंगे, वो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड लेकर आएंगी और वेंट्रिकल से ब्लड क्या होगा, निकलेगा। ये 4 वेसल्स बार बार मैंने कराई थी। और क्या कराया था मैंने, इनके नेम्स भी आपको कराए थे। कैसे कि जो बॉडी से लेकर आएंगी, जो बॉडी से, ये बॉडी से लेकर आ रही हैं, ये जो बॉडी से लेकर आएंगी वो क्या होंगी, वेना केवा। कराया था या नहीं कराया था, वेना केवा, है ना। और जो हार्ट से लंग्स को लेकर जाएंगी वो क्या होंगी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और मैंने आपको बताया था ये अकेली ऐसी आर्टरी है जिनमें इम्प्योर ब्लड होता है। लंग से लेकर के आएंगे क्या, पल्मोनरी वेन्स। प्योर ब्लड लेकर आएंगे किधर, लेफ्ट ऑरिकल में। ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। डायग्राम याद आ गया अच्छे से? ठीक है, अब राइट ऑरिकल से कहाँ, राइट ऑरिकल से आएगा राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर जाएगी कहाँ, एओर्टा, पूरी बॉडी को। तो समझ में आ गया ये? चलो अब आप आंसर देखते हैं। पल्मोनरी आर्टरी, तो सही ऑप्शन क्या बनेगा, कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। कैपिलरी मैंने बताया था ये कनेक्शंस होते हैं किसके, बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। कोरोनरी आर्टरी सबसे छोटी आर्टरी होती है हमारी बॉडी की, जो कि ब्लड सप्लाई करती है किसको, हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, और पल्मोनरी वेन क्या होती है, पल्मोनरी वेन जो होती है वो कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो ये डायग्राम यदि आपको अच्छे से याद आया होगा तो ये ऑप्शन भी आपने बिल्कुल सही कर दिया होगा। ऑप्शन आपका बनेगा ए। चलें आगे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोगैस इज नॉट करेक्ट। बायोगैस फ्यूल में मैंने करवाया था, ज्यादातर बायोगैस में होती है मीथेन। तो इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। ठीक है, इट इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते से ही आपको आंसर मिल गया होगा। बायोगैस क्या है, ये तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। हम बोल रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। पेट्रोलियम और कोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। और बाकी जितने भी हैं जैसे कि टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, ये सभी किसके प्रकार है, ये हैं रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के। तो यही ऑप्शन जो है वो बायोगैस के बारे में करेक्ट नहीं है, बाकी सारे करेक्ट हैं। जैसे इट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ काउ डंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इट बर्न्स विद स्मोक एंड लीव्स नो रेसिड्यू। तो हम यूज करते हैं बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं तो कोई रेसिड्यू नहीं मिलता है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके बारे में क्या डिस्कस करूं मैं। गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस में, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और जब मैंने एसिड बेस कराया था तब भी ये पॉइंट बताया था, जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम कराया था तब भी ये पॉइंट बताया था। तो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने बताया था जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट और एनिमल में, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, उसका एक एक्सेप्शन है। वो
स्टमक में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड होता है। गॉट इट? तो वहां पर भी ये चीज बताई थी आपको, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी ने इसका आंसर किया होगा ए। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन हमें मिले थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव लिटमस। तो जब मैंने आपको इंडिकेटर कराया था एसिड बेस में, तो वहां पर लिचेंस बताया था। लिचेंस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, याद आ गया, बिल्कुल सही, बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। ठीक है, तो इनके बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दोनों मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, वो लिचेंस होते हैं, और उन लिचेंस से ही हमें लिटमस ऑब्टेन होता है। ठीक है, चलिए, तो 26 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन। देखो एसिड रेन का क्या रीजन है, तो डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन रेन। बहुत ही सिंपल आंसर आपको बना करके दिया है, बाकी सारे आंसर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। जैसे बी, डिसोल्यूशन ऑफ मिनरल इन रेन, डिसोल्यूशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इन रेन एंड डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन रेन। तो इन सब से नहीं होता। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सभी मिलकर के, जैसे ये सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस एसिड बना लेगा, ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बना लेगा, और ये सारे एसिड क्या हो जाएंगे, रेन वाटर के साथ में मिक्स हो जाएंगे, है ना, हमने पढ़ा था ना एसिड रेन में। तो ये, और आपको वहां पीएच में भी मैंने एक्सप्लेन किया था ये पार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बनेगा ए। नेक्स्ट है, म्यूटेशन इन अ वायरस इज कॉज्ड ड्यू टू अ चेंज इन इट्स। तो बहुत ही सिंपल है, अभी हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पढ़ चुके हैं। कोविड-19 में आपने देखा है कि बार बार म्यूटेट हो रहा है, म्यूटेट हो रहा है। म्यूटेट होने का मतलब होता है कि उसमें म्यूटेशन हो रहा है, और म्यूटेशन सेल साइज में नहीं होगा, शेप में नहीं होगा, कलर में नहीं होगा, ये रिगार्डलेस है, क्योंकि वो नॉन लिविंग होते हैं। तो वायरस में जो म्यूटेशन होता है वो जेनेटिक मटेरियल में होता है। मैंने आपको बताया था वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और यदि डीएनए और आरएनए की सीक्वेंस में कोई चेंज आ रहा है तो वहाँ पर जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशन पढ़ाया था तब भी आपको बताया था। ठीक है, तो ये आंसर भी आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट विच इज यूज्ड टू मेक ब्रेड बिलोंग्स टू द ग्रुप। तो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, उसमें किंगडम फंगाई किया था। फंगाई में मैंने यूनिसेल्युलर फंगस का एग्जांपल दिया था, वो था ईस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फंगाई। प्रोटिस्टा में हमने किए थे प्रोटोजोआ टाइप ऑफ एनिमल। मोनेरा में हमने सारे बैक्टीरिया को रखा था, और प्रोटोजोआ यानी कि अमीबा, पैरामीशियम, इसमें डाइटम्स वगैरह भी आ गए थे। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन वाला पार्ट हमने अच्छे से किया था, और इसमें बहुत ही क्लियर आपको ऑप्शन मिल रहा है, वो मिल रहा है फंगाई का। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइफी आर प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, थिन थ्रेड फॉर्म्ड बाय मेनी फंगाई, reproductive cells responsible for preventing the cell from losing water in wet condition। ठीक है, तो प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट ये तो बिल्कुल डिस्कार्ड हो गया। रिप्रोडक्टिव सेल भी नहीं है ये, और ये कोई प्रोटेक्टिव लेयर भी नहीं है। तो आपको बहुत ही सुंदर सा डायग्राम मैंने बनवाया था। आप जिन बच्चों ने डायग्राम, कभी कभी बच्चे नहीं बनाते ना, डायग्राम बनाया करो। देखो क्वेश्चन आ गया, मैंने क्या बताया था कि ये जो एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी। और कॉलोनी ऑफ हाइफी को क्या बताया था, माइसिलियम। मैंने कहा था टर्म से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो टर्म से क्वेश्चन आपको आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। दो बार हमने ये डिस्कस किया था। एक तो डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन में, जब मैंने आपको स्पोर फॉर्मेशन बताया था, फंगाई का डायग्राम ये बनाया था, और दूसरा हमने किया था क्लासिफिकेशन में। तो कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के गलत होने की। सारे क्वेश्चन देखो जैसे हमने पकड़ा था, जैसे कहते हैं ना सही लाइन और सही लेंथ, तो बॉल अच्छी जाएगी। ठीक है, हमने टॉपिक चूज किए थे, उन टॉपिक्स पर हमने फोकस किया था। बहुत सारे हमने क्या किए थे, असाइनमेंट्स किए थे। एक एक असाइनमेंट में 50-50 क्वेश्चन किए थे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि हमारा बाहर गया है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपका जाएगा, ऐसा मैं विश करती हूँ। और आपको भी पता है, आपने पेपर को एनालिसिस कर लिया होगा, अब डिटेल एनालिसिस भी आपके सामने आ गया है। तो जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ, 18 अप्रैल से हमारी एसएसबी की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। उन क्लासेस के लिए आप इनरोलमेंट कराइए। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के रिजल्ट के लिए इस बार। और मैं आपको फिर से बहुत सारी विशेष देती हूँ अपने रिजल्ट के लिए। दिस इज ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस एकेडमी, देहरादून। गुड बाय।